Hello future nurses, welcome back to our day 3 of nursing fundamental series। जैसे आज का आपको टॉपिक का आइडिया हो ही गया होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल। एक बार ये टॉपिक करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको सभी को पता है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पेशेंट अपनी हेल्थ रिकवर करने आता है, लेकिन अगर हमने इन्फेक्शन कंट्रोल सही से फॉलो नहीं किया तो वही हॉस्पिटल इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। इमेजिन कीजिए, एक सर्जरी पेशेंट ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो गया, बट उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लग गया, रिकवरी डिले हो गई और कभी कभी तो पेशेंट की लाइफ डेंजर में भी आ जाती है। नर्सेज का रोल सिर्फ मेडिसिन देना या बेड मेकिंग करना नहीं है, सबसे बड़ा रोल है प्रोटेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। और एक बात याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए आज हम डिटेल में कवर करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल, एसेप्सिस, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, हैंड वॉशिंग, बायोमेडिकल मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So stay till the end and let's begin our journey to become safe and responsible nurses। और हाँ, आपकी स्टडी और रिवीजन इजी बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक के नोट्स का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल को समझने से पहले हमें इन्फेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है इन्फेक्शन? इन्वायरमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें हार्म करते हैं, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। वो हमें हार्म करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं, इन्फेक्शन क्योज करते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? हमें उसको प्रिवेंट करना। तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? हॉस्पिटल्स में और कम्युनिटीज में इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से बचाव करना, उसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल बोलते हैं। इसके क्या पर्पजेज है? प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये वो इन्फेक्शन होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करता है या स्टे करता है, उस दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाना। फिर सेकंड स्टेप है प्रोटेक्ट नर्स एंड हेल्थ केयर फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इन्फेक्शन से, ऐसे ही नर्सेज को और हेल्थ केयर को भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड स्टेप है ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। जो चेन होती है इन्फेक्शन की, उसको ब्रेक करना, उसके लिए भी इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो आगे हम एक बार चेन ऑफ इन्फेक्शन समझ लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? वो जम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन क्योज करते हैं, हम उनको इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एंड सेकंड है जो चेन का लिंक है, उसको हम रिजर्वर बोलते हैं। रिजर्वर क्या होते हैं? वो प्लेस, वो लोकेशन को बोलते हैं जहाँ ये जम्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको रिजर्वर बोलते हैं। ये वो प्लेस होता है, ये ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, ये कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, हम उस प्लेस को रिजर्वर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स उस इन्फेक्शन का रिजर्वर से बाहर आना। अगर वो जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में है या एनिमल्स की बॉडी में, उसका ब्लड सेक्रेट होगा तो वो बाहर आ जाएगा ब्लड में, ठीक है। कौन बाहर आ जाएगा? जम्स, जो इन्फेक्शन क्योज करते हैं। या वो स्नीजिंग, कफिंग करते हैं तो ड्रॉपलेट्स हो गई या एयर्स के पार्टिकल्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जिस मोड से, जिस मेथड से, जिस रास्ते से जो जम्स है वो ट्रांसमिट करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी कर सकते हैं, एनिमल टू पर्सन भी, एंड ऑब्जेक्ट्स टू पर्सन भी, ठीक है। जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, डायरेक्ट टच में, इनडायरेक्ट हो गया, जैसे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन है, हम उसका टॉवल वगैरह कुछ भी यूज कर लेते हैं, तब भी हमें इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। एंड ड्रॉपलेट एयरबोर्न, या जैसे इन्फेक्टेड पर्सन ने इन्वायरमेंट में स्नीजिंग कर दी, कफिंग कर दी, तो हम इनहेल कर लेते हैं और हमें इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है फिफ्थ पोर्ट ऑफ एंट्री। इसको पोर्ट ऑफ एंट्री क्या होता है? ये वो
रूट होता है जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर करता है, इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करते हैं, जैसे स्किन ब्रेकआउट हो गया। अगर हमारी स्किन ब्रेक हो रखी है और वहाँ से डायरेक्ट जर्म्स एंटर कर लेते हैं, म्यूकस हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे हम इनहेल कर लेते हैं जर्म्स को और हमें इन्फेक्शन क्योज हो जाता है। लास्ट है सस्पेक्टेबल होस्ट। ये क्या होता है, वो लास्ट पर्सन होता है, लास्ट चेन का लिंक होता है जिसको अब इन्फेक्शन क्योज होने वाला है, जैसे कि न्यूबॉर्न, एल्डरली, ओल्ड एज पर्सन, वीक इम्यूनिटी, सर्जिकल पेशेंट। ये मेनली उनको हार्म करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न, एज हो गया, जेंडर हो गया, इम्यूनिटी हो गई, जेनेटिक फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे हैंड हाइजीन, हमें बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, पीपी किट वेयर करनी चाहिए, सेफ डिस्पोजल, जो भी वेस्ट होता है हमें उसको सेफली डिस्पोज करना चाहिए। एंड ट्रांसमिशन प्रिकॉशन, ये ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है तो हमें ग्लव्स, गाउन वेयर करनी चाहिए। अगर ड्रॉपलेट से होता है तो हमें सर्जिकल मास्क, एंड एयरबोन से होता है तो N95। आगे है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सरफेस, वो एरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, वहाँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आगे इसके टाइप होते हैं मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, क्लीन टेक्निक, ये इसमें क्लीनिंग टेक्निक होती है एंड रिड्यूस माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं क्लीन करके, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, क्लीनिंग रूम्स, डिसइंफेक्टेंट इंस्ट्रूमेंट। एंड सर्जिकल एसेप्सिस में क्या बोलते हैं, इसमें स्टेराइल टेक्निक होती है, रिमूव ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। इसमें माइक्रोब्स को तो रिमूव करते ही करते, साथ में उनके स्पोर्स को भी रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी, कैथेटराइजेशन एंड वुंड ड्रेसिंग, ये मेनली ओटी में यूज होती है ये टेक्निक। आगे इसके प्रिंसिपल्स है ओनली स्टेराइल आइटम टच स्टेराइल आइटम, मतलब सिर्फ स्टेराइल चीज़ें ही स्टेराइल चीज़ों को टच कर सकती है। कीप स्टेराइल आइटम अबव वेस्ट लेवल एंड इन फ्रंट ऑफ यू, हमेशा स्टेराइल आइटम को कमर से ऊपर और अपने सामने रखो, अगर नीचे गिरा तो वो कंटामिनेटेड माना जाएगा। फिर थर्ड स्टेप है डू नॉट टॉक, कफ, स्नीज ओवर स्टेराइल फील्ड। जो स्टेराइल फील्ड होता है वहाँ हमें बात करना, कफ या स्नीजिंग नहीं करना होता, क्योंकि वो फील्ड, वो एरिया कंटामिनेटेड माना जाता है। फिर मॉइस्चर कंटामिनेटेड स्टेराइल फील्ड, जो भी स्टेराइल फील्ड होता है वो मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए। एंड लास्ट स्टेप व्हेन इन डाउट कंसीडर इट कंटामिनेटेड, जब भी हमें डाउट हो कि किसी भी आर्टिकल या इक्विपमेंट को लेके कि ये स्टेराइल है या नहीं, तो हम उसको कंटामिनेटेड मानते हैं। फिर एग्जाम की पॉइंट्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ एसेप्सिस, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हैंड वॉशिंग। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हेन इन डाउट कंसीडर कंटामिनेटेड, स्टेराइल आइटम शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन, ड्राई, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। तो अब आगे चलते हैं, अब हम करते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या रिमूव करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। एम क्या होता है, मेक एन ऑब्जेक्ट और सरफेस कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम जर्म्स, उस सरफेस को या ऑब्जेक्ट को जर्म से कम्प्लीटली फ्री करना। आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन पेशेंट ड्यूरिंग इन्वेंसिव प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर के टाइम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ रीयूजेबल आइटम्स, ड्रेसिंग एंड इक्विपमेंट्स, जो भी रीयूज होते आइटम्स हम उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। एंड थर्ड वन इज टू कंट्रोल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। ये इसके ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, किसी भी प्रोसीजर के टाइम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके और इक्विपमेंट को रीयूज कर सके और मतलब उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सके।
एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। आगे इसके मेथड कौन कौन से है, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है मॉइस्ट हीट को हम ऑटोक्लेव भी बोलते हैं, वाइडली यूज्ड होता है। जो ये मॉइस्ट हीट वाला मेथड होता है जिसको हम ऑटोक्लेव भी बोलते हैं, वे वाइडली यूज्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड 121 डिग्री सेल्सियस इन 15 IBS प्रेशर इन 15 to 20 मिनट्स। हम किसी भी आइटम को ऑटोक्लेव करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, 15 to 20 मिनट्स के लिए, और कितने प्रेशर में, 15 IBS प्रेशर में, और 121 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको हीट करते हैं। आगे मैकेनिज्म, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, कोगुलेशन एंड डेंचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन यूज्ड फॉर। ये किसके लिए यूज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए जो सर्जरी में यूज होते हैं, ड्रेसिंग्स हो गई, लिनन हो गए, और ग्लासवेयर। अब आगे ड्राई हीट को हम हॉट एयर ओवन में बोलते हैं। इसके स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर और 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये 2 ऑप्शन होते हैं, हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं। इसके कौन कौन से आइटम है जो यूज होते हैं, ग्लासवेयर, मेटालिक इंस्ट्रूमेंट एंड पाउडर। अब थर्ड वन है रेडिएशन में क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन में होता है गामा रेज, एक्स रेज। हम इन रेडिएशंस का यूज करके हम स्टेराइल करते किसी भी सरफेस को या ऑब्जेक्ट्स को। हम इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या आइटम्स यूज करते हैं, डिस्पोजेबल सीरिंज हो गई, कैथेटर्स हो गई, एंड IV सेट हम उसके लिए यूज करते हैं। एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हम UV रेज का यूज करते हैं, यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर। ये मेनली ऑपरेशन थिएटर्स में यूज होता है, लैब्स में, एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो फोर्थ है फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्रिंसिपल फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें हम मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हैं और फिजिकली रिमूव करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यूज्ड फॉर किस के लिए यूज होता है, जो हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं, जैसे सीरम, वैक्सीन्स, IV फ्लूइड। इसके लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि ये हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं। अगर हम इसको हीट करके स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो ये इनकी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। फिर है सेकंड केमिकल मेथड में फर्स्ट है एथाइलिन ऑक्साइड गैस, इसको हम ETO भी बोलते हैं। यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव आइटम लाइक प्लास्टिक कैथेटर्स, एंडोस्कोप, सूचर्स। ये किसके लिए यूज होता है, ये भी हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए यूज होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कैथेटर्स हो गए, एंडोस्कोप, सूचर्स। हाईली इफेक्टिव बट टॉक्सिक, इसका मेनली इतना यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन इफेक्टिव बहुत होता है, लेकिन टॉक्सिक भी उतना ही होता है। सेकेंड है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, जो कि हम यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स एंड रूम्स, जो हम फ्यूमिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फ्यूमिगेट करते हैं पूरे रूम में फॉर्मेल्डिहाइड गैस को यूज करके हम 12 to 24 आवर्स तक रूम क्लोज कर देते हैं, और इस तरह हम पूरे रूम को या वार्ड्स को क्लीन कर देते हैं। फिर है ग्लूटाल्डिहाइड, यूज्ड फॉर स्टेरिलाइज एंडोस्कोप, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। ये किसके लिए यूज होता है, एंडोस्कोप हो गया या रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स हो गए। रिक्वायर 6 to 10 आवर्स, इसके लिए हमें 6 to 10 आवर्स लगते हैं क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। मेमोरेटिव फॉर एग्जाम्स, ऑटोक्लेव बेस्ट हॉस्पिटल मेथड, हॉट एयर ओवन फॉर ग्लास एंड पाउडर। ऑटोक्लेव क्यों यूज होता है, ये क्या है, ये हॉस्पिटल का बेस्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन के लिए। हॉट एयर ओवन, ये ग्लास या पाउडर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। फिर रेडिएशन किस लिए है, डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए। एंड फिल्ट्रेशन, जो कि फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। अब आगे है डिसइंफेक्शन, हमने स्टेरिलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम डिसइंफेक्शन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस बट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय स्पोर्स। इसमें क्या होता है, हम इस प्रोसेस में भी
पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको रिड्यूस करते हैं, और ऑब्जेक्ट और सरफेस को क्लीन करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट इसमें स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते। स्पोर्स ऐसे कैसे ही रहते हैं। अब इसका एम क्या होता है? टू मेक आइटम सेफ फॉर यूज, किसी भी आइटम को यूज करने के लिए सेफ बनाना। थ्रो नॉट कम्प्लीटली स्टेराइल, लेकिन इसमें कम्प्लीटली स्टेराइल नहीं होता। आगे इसकी मेथड कौन कौन से हैं? फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है बॉइलिंग। आइटम बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट। हम इसमें आइटम को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की हीट में फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए। किल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी बट नॉट स्पोर्स। इस प्रोसेस से हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजी को किल कर देते, लेकिन स्पोर्स को नहीं कर पाते। यूज्ड फॉर बेड पान्स, थर्मामीटर एंड स्टेथोस्कोप। ये बेड पान्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है, थर्मामीटर्स एंड स्टेथोस्कोप के लिए। आगे सेकंड है पेस्चराइजेशन। हीटिंग लिक्विड एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। देन रैपिड कूलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी लिक्विड को 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कितने टाइम तक? 30 मिनट्स तक, और 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं फॉर 15 सेकेंड। फिर हम एकदम से इसको कूलिंग कर देते हैं। यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? मिल्क बेवरेज के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे मेथड है रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। हम इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। डिसइंफेक्ट एयर एंड सरफेस इन ऑपरेशन थिएटर्स, लैब, वाटर प्यूरिफिकेशन। हम यूवी रेडिएशन उसका यूज कब करते हैं? जब हम एयर, सरफेस इन ऑपरेशन थिएटर्स, लैब, वाटर प्यूरिफिकेशन। जब हमें ऑपरेशन थिएटर की एयर या सरफेस को क्लीन करना होता है या लैब को क्लीन करना होता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सबसे पहले है अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल 70%, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70 to 90%। ये इसकी कंसंट्रेशन होती है इतनी। यूज्ड फॉर स्किन प्रिपरेशन, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप। इसका यूज कब करते हैं अल्कोहल का? जब हमें स्किन प्रिपेयर करनी होती किसी सर्जरी के लिए या प्रोसीजर के लिए, या हम इसको थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए, स्टेथोस्कोप को क्लीन करने के लिए करते हैं। रैपिड एक्शन बट इवेपोरेट क्विकली। इसका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन उतनी जल्दी ये इवेपोरेट भी हो जाती है। सेकेंड है क्लोरीन कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स 1 to 5%। ये इतनी इसकी अमाउंट होती है। स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्ट फॉर लिनन, एक्सक्रेट कंटेमिनेटेड सरफेस। ये किस लिए यूज होता है? लिनन को क्लीन करने के लिए, या कोई कंटेमिनेटेड सरफेस या ब्लड लग गया कहीं पे, उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी। जो हार्मफुल वायरस होते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस, इनको अच्छे से, इनके लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। आगे है फिनोल एंड केरोसिन। यूज्ड फॉर फ्लोर्स, वॉल्स, लैट्रिन्स, कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल। ये मेनली फ्लोर्स के लिए, दीवारों के लिए, फर्श के लिए, इनके लिए ये यूज होता है फिनोल। ये मेनली घर पे भी यूज होने लग गया आपके सबके। आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 to 6% अमाउंट। यूज्ड फॉर वुंड्स, इंस्ट्रूमेंटल सरफेस। ये किस लिए यूज होता है? वुंड को क्लीन करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट होते हैं या सरफेस को क्लीन करने के लिए। एंड फिफ्थ वन इज फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्ट रूम, सरफेस, इक्विपमेंट। नॉट प्रीफर्ड नाउ ड्यू टू इरिटेंट फ्यूम्स। ये अब ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि ये इरिटेट करता है स्किन को, आइज़ को, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। ये किस लिए यूज किया जाता है? रूम को, सरफेस को, इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। मेमोरी टिप्स फॉर एग्जाम। बॉइलिंग क्या है? कॉमन मेथड बट नो स्पोर्स। बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है डिसइंफेक्ट करने का, लेकिन ये स्पोर्स को किल नहीं करता। आगे क्लोरीन, बेस्ट फॉर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल्स। क्लोरीन उनके लिए बेस्ट है जब हमें किसी भी प्रकार का वायरस हो गया या ब्लड वगैरह, उनको डिसइंफेक्ट करना हो। आगे अल्कोहल, क्विक सरफेस एंड स्किन डिसइंफेक्ट। ये मेनली इसका क्विक एक्शन होता है, ये स्किन को प्रिपेयर करता है और सरफेस को क्विकली डिसइंफेक्ट करता है। लास्ट ग्लूटाल्डिहाइड, हाई लेवल फॉर एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के लिए हाई लेवल पे यूज होता है।
अब हम एक बार हमने स्टेरलाइजेशन कर लिया, डिसइंफेक्शन कर लिया, हम इनके बीच का डिफरेंस कर लेते ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। किल्स फॉर स्टेरलाइजेशन में स्पोर्स किल होते लेकिन डिसइंफेक्शन में नहीं होते। इफेक्ट क्या होता है, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पैथोजेंस को रिड्यूस करता है लेकिन कम्प्लीटली किल नहीं कर पाता। मेथड इसके कौन कौन से होते हैं, ऑटोक्लेव, हॉट ओवन, आरटीओ गैस, रेडिएशन। एंड डिसइंफेक्शन के कौन कौन से होते हैं, बॉइलिंग, अल्कोहल एंड क्लोरीन। अब हम हैंड वॉशिंग कर लेते हैं जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे पावरफुल मेथड माना गया है। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। हैंड वॉशिंग इज द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डर्ट, organic matter and microorganism from the hands using soap and water or alcohol based rub। इसमें क्या बोला गया है, जो हैंड वॉशिंग एक मैकेनिकल रिमूवल है डर्ट ऑर्गेनिक मैटर का, हम ना इसका यूज करके हम हाथों की सफाई करते हैं। किसका यूज करके, सोप एंड वाटर का यूज करके, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड्स पे वो क्लीन हो सके। और हम अल्कोहल बेस्ड रब भी यूज कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये सबसे इफेक्टिव एंड सबसे सिंपल मेथड है, किस लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हमें बार बार हैंड वॉश करनी चाहिए। आगे टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग 3 टाइप के होते हैं, सोशल हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक एंड सर्जिकल हैंड वॉश। सबसे पहले हम सोशल हैंड वॉश कर लेते हैं। रूटीन हैंड वॉश रिमूव्स डर्ट, ऑर्गेनिक मैटर, ट्रांसिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका यूज करके, सोशल हैंड वॉश करके हम हमारे हाथों पे जितनी भी डर्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव कर लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 20 to 30 सेकेंड्स। यूज इन कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, जर्नल पेशेंट केयर में। जर्नली जब भी हम पेशेंट को केयर देते हैं उसमें हम यूज करते हैं, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट यूज। आगे सेकेंड है एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। यूज एंटीसेप्टिक एजेंट्स। हम जब एंटीसेप्टिक हैंड वॉश करते हैं तो हम एंटीसेप्टिक एजेंट्स ही यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल बेस्ड रब हो गया, रेड्यूस ट्रांसिट, सम रेजिडेंट फ्लोरा। यूज बिफोर इन्वेंसिव प्रोसीजर, ड्रेसिंग, चेंजिंग आईवी लाइन इंस्ट्रक्शन। इसमें हम किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले करते हैं, या आईवी इंसर्ट करने से पहले, या ड्रेसिंग करने से पहले। फिर है सर्जिकल हैंड वॉश, इसको हम स्क्रब भी बोला जाता है। ये मेनली ओटीज में या आईसीयू में यूज होता है। लॉन्ग थ्रो वॉश विद एंटीसेप्टिक 4 to 6 मिनट। हम इसमें एंटीसेप्टिक एजेंट यूज करते हैं लेकिन इसकी ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है, 4 to 6 मिनट। रिमूव डिस्ट्रॉय ट्रांसिट फ्लोरा एंड रिड्यूस ट्रांसिट फ्लोरा। जो ये जर्म्स है उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यूज्ड बिफोर सर्जरी एंड प्रोसीजर इन ऑपरेशन थिएटर। ये सर्जिकल हैंड वॉश कब परफॉर्म किया जाता है, किसी भी सर्जरी से पहले या ऑपरेशन थिएटर में यूज किया जाता है। स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, जैसे आपको पता होगा, ये तो आपने कई बार पढ़ा ही होगा। हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, वेट हैंड एंड अप्लाई सोप। सबसे पहले हम हाथों को गीला करेंगे और सोप अप्लाई करेंगे। सेकंड, पाम टू पाम रबिंग। थर्ड, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम। फोर्थ, इंटरलेस फिंगर पाम टू पाम। फिफ्थ, बैक ऑफ फिंगर टू opposing palm। सिक्स्थ, रोटेशन रबिंग ऑफ थम्स। सेवंथ, रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप्स इन पाम। मैं इसको एक प्रैक्टिकल एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इस बारे में, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, जो एग्जाम्स में आते ही आते। ड्यूरेशन, एट लीस्ट 20 सेकेंड फॉर रूटीन, 40 to 60 सेकेंड फॉर सर्जिकल। जो हैंड वॉशिंग की है उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, जब हम नॉर्मली हैंड वॉश करते हैं उसकी ड्यूरेशन कम से कम 20 सेकेंड होनी चाहिए, और सर्जिकल में 40 to 60 सेकेंड मिनिमम होनी चाहिए। नेल शुड बी कीप्ड शॉर्ट, अवॉइड ज्वेलरी एंड नेल पॉलिश। हमें नाखूनों को शॉर्ट रखना होता है, ज्वेलरी वियर नहीं करनी होती है, ना ही नेल पॉलिश यूज करनी होती।
यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब इफ हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी। अगर हमें हमारे हैंड्स डर्टी नहीं दिख रहे तो हम हैंड रब अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कर सकते हैं। सोप एंड वाटर आर प्रेफर्ड व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी। जो सोप और वाटर होती है हम उसको तभी प्रेफर करते हैं जब हमें हमारे हाथ डर्टी विजिबल होते हैं या कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, या हमारे हाथों पे किसी भी तरह का ब्लड या बॉडी फ्लूइड लगा हुआ होता है। अब हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विद कलर कोड। हम एक बार बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमंस, एनिमल्स और इन प्रोडक्शन टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल्स में या कई भी रिसर्च या लैब्स में जनरेट होता है किस दौरान किसी भी डायग्नोस प्रोसीजर हो गया, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड जब कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और हॉस्पिटल में हम ये नहीं कि सभी वेस्ट को एक ही डस्टबिन में डाल दें, एक ही कलर की डस्टबिन में डाल दें। उसके लिए कलर कोड बनाए गए हैं कि इस प्रकार का वेस्ट इसी कलर की डस्टबिन में डिस्कार्ड होगा। जैसे कलर कोड है येलो। जो येलो कलर की डस्टबिन होती है, जो येलो कलर का बॉक्स होता है, उसमें हम कुछ ही वेस्ट डाल सकते हैं। ये नहीं किसी भी प्रकार का वेस्ट उसी में डाल दे। इसके लिए कौन कौन सा वेस्ट होता है? मेनली लिक्विड होता है, ह्यूमन एनिमल बॉडी पार्ट्स हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, केमिकल वेस्ट हो गया। जो ये वेस्ट होता है ये हमने येलो बिन में डालना होता है और इसका हम बाद में ट्रीट करते हैं डीप बर्न करके, इसको डिस्कार्ड करते हैं। सेकेंड है रेड कलर, कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक आइटम, IV सेट, कैथेटर्स, सीरिंज, नीडल्स, ग्लव्स। इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? रेड में कौन से डालते हैं? जो रिसाइकल होते हैं आइटम से, जैसे IV सेट हो गया जो प्लास्टिक के होते हैं, कैथेटर्स हो गई, नीडल की कैप हो गई, ना कि हमने नीडल डालनी, नीडल की कैप इसमें डालते हैं, और ग्लव्स हो गए। हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? लास्ट में ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेव, केमिकल एंड रिसाइकिल। फिर है वाइट। वाइट में क्या क्या डालते हैं हम, क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं? शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे नीडल, ब्लेड्स, ग्लास शार्प्स। जो भी शार्प आइटम होते हैं हम उसको वाइट बॉक्स में, वाइट डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लास्ट में ऑटोक्लेव करके, ड्राई हीट या श्रेडिंग मेथड से। फिर है ब्लू। ब्लू में क्या डालेंगे? ग्लास, ब्रोकन बॉटल्स, वाइल एम्प्यूल्स। जो भी ग्लास की चीज़ें बनी होती है उनको हम ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे। और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, केमिकल एंड रिसाइकिल। जैसे आपको पता होगा ग्लास को रिसाइकिल करते हैं ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव करके, ताकि वो स्टेरलाइज हो सके, एंड फिर हम उसका रिसाइकिल करते हैं। की पॉइंट कौन कौन से हैं? BMW रूल फर्स्ट नोटिफाइड 1998। जो ये BMW का रूल था ये 1998 में बनाया गया था, लेकिन इसमें बाद में चेंजेस होते गए। यूनिवर्सल बायोहैजार्ड सिंबल, जब भी जहाँ भी ये डस्टबिन रखी होती है हमें वहाँ सिंबल लगाना चाहिए, ताकि मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन कंटेनर एंड बैग्स। हमें ये भी डिस्प्ले करना चाहिए कि किस बॉक्स में कौन सा वेस्ट जाएगा और कौन सा हैजार्डियस हमारे लिए। अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजेंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होती है? ये वो प्रैक्टिस या वो मेजर्स होते हैं जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और उसका ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे HIV, HCV, इनको ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं फ्रॉम बोथ रिकग्नाइज्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आगे इसके प्रिंसिपल है, ट्रीट ऑल पेशेंट्स ब्लड एंड फ्लूइड एज पोटेंशियली इन्फेक्शन। हमें क्या करना होता है? हमें हर पेशेंट के ब्लड और फ्लूइड को ये समझना होता है ये हमारे लिए इन्फेक्शन है।
ठीक आ गया समझ में। आगे इसके की पॉइंट्स, कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं। हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, हमें हैंड हाइजीन मस्ट है। पेशेंट को कॉन्टैक्ट करने से पहले और बाद में भी हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना ही करना होता है। सेकंड है पीपी, इसमें हम पीपी किट वेयर करते हैं, इसमें ग्लव्स, मास्क, गाउन, गॉगल्स एज नीडेड, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम वो वेयर करते हैं। थर्ड है सेफ शार्प हैंडलिंग, नो रिकैप डिस्पोजेबल इन पंचर प्रूफ कंटेनर, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमें उनको सेफली हैंडल करना होता है। जैसे हमें नीडल्स है उसकी दोबारा यूज करने के बाद रिकैप नहीं करना होता, क्योंकि हमें नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है, सिर्फ हमें वो डिस्कार्ड करना होता है। फिर है रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी होती है हमें। कवर कफ एंड स्नीजिंग, जब भी या तो हमें मास्क यूज करना होता है या हमें ऐसे ही कहीं भी कफ या स्नीजिंग नहीं करनी होती। फिर है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, हमें जो इन्वायरमेंट है उसको हमें हर टाइम क्लीन रखना होता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहाँ क्लोज ना हो सके, ना ही वहाँ ट्रांसमिट हो सके। फिर है वेस्ट डिस्पोजेबल, यूज कलर कोड सेपरेशन, जैसे हमने पढ़ा था हर वेस्ट के लिए सेपरेट डस्टबिन होती है, हमें उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग ही हमें वेस्ट डिस्कार्ड करना होता है। फिर है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पीईपी फॉर नीडल स्टिक इंजरी और एक्सप्लोजर, अगर हमें किसी भी तरह की नीडल स्टिक इंजरी होती है हमें 24 to 48 आवर्स के अंदर ही ट्रीटमेंट लेना होता है। फिर है मेमोरी टिप्स फॉर एग्जाम, यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेनली टारगेट ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, जो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है ये मेनली उसी को टारगेट करता है। कौन टारगेट करता है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। एंड सुपर क्विक रिकॉल कैसे करेंगे हम, जो हम एग्जाम्स के टाइम याद रख सके। हैंड हाइजीन, पीपी किट, शार्प इंस्ट्रूमेंट, कफ स्नीजिंग, क्लीन इन्वायरमेंट, डिस्पोजेबल वेस्ट डिस्पोजेबल एंड पी पोस्ट एक्सप्लोजर प्रोफाइलैक्सिस। और हाँ, आपकी स्टडी और रिवीजन इजी बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक के नोट्स का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्यूचर नर्सेज, टुडे वी लर्न दैट इन्फेक्शन कंट्रोल इज नॉट जस्ट ए चैप्टर, इट इज फाउंडेशन ऑफ सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस, फ्रॉम asepsis and sterilization to hand washing, biomedical waste management and universal precaution. Every small step you take make a huge difference. Always remember, nurses, a careless mistake can put a patient life at risk, but one correct action by you can save a life of a patient. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe, and stay tuned for day 4 of our nursing fundamental journey series. See you in next class.